कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आजकल आप लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है और थोड़ा सा आपकी जो ढिलाई है इसको थोड़ा सा गियर चेंज करो, थोड़ा सा स्पीड पकड़ो, क्योंकि मैं पहले कह रहा हूँ अगर 90 डेज कंप्लीट होने तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब आप लोग साथ साथ नहीं चल पाए, तो आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है। हो सकता है मैं उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराना शुरू कर दूँ, जो भी टाइम बचेगा 15 20 25 दिन 30 महीना 1 महीना जितना भी बचेगा, तो फिर वो धुआंधार क्लासेस चलेंगी, मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा। इसीलिए मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि ये जो 90 डेज वाला है इसको साथ लेके चलो। और ये क्योंकि ये 90 डेज मैंने पहले कहा था आपके लिए एक रिस्क है, आपके लिए उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जिसने क्लासेस पढ़ी, क्योंकि वो तो रिवीजन कर रहा है, उसको तो एक प्रकार से हिंदी भी देखने को मिली, दोबारा जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी मिल जाएंगे, आपको हिंदी के एनसीईआरटी मिलेगी, इसके अलावा जीएस एनसीईआरटी मिलेगी, उत्तराखंड का भी देखेंगे। अब लग रहा होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन उत्तराखंड के कम है, ये मैं आपसे बेहतर जानता हूँ कि कब मुझे उत्तराखंड के लिए रफ्तार पकड़नी है, ये मैं आपसे बेहतर जानता हूँ कि आपको जीएस किस तरीके से, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिसका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि पता चल जाता है कि कौन किस ओर ज़्यादा रुझान रखता है, यानी किसको क्या चीज़ें पढ़ना पसंद है और किसको क्या चीज़ें पढ़ना पसंद है और क्या चीज़ें पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है। इन दोनों में डिफरेंस है। कई लोगों को सिर्फ उत्तराखंड पढ़ना पसंद लगता है, उत्तराखंड ही वो सोचते कर लेंगे, लेकिन वो सिलेक्शन ले ही नहीं पाते। क्या कर लोगे इतना उत्तराखंड पढ़ के। तो तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा, एक चीज़ ध्यान रखना, सिलेक्शन तब होगा जब आपकी हर क्षेत्र में कमांड होगी। आपको उत्तराखंड भी अच्छे से तैयार करना है, आपको हिंदी भी अच्छे से तैयार करनी है, आपको जीएस भी अच्छे से तैयार करना है। देखिए तो मैंने पहले कहा कि आप लोग साथ लेके चलना मेरे साथ साथ। आज जो आपका डे है, डे नंबर 11 है, ठीक है, 11वां दिन आपके क्रैश कोर्स का है, और आज की क्लास आज ही एंड कर देना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा आप लोगों को समझता हूं, मैं जानता हूं कि कब की कौन सी चीज़ें क्या करनी है। तो आज की क्लास आज एंड कर दोगे तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद कुछ वगैरह दूँ क्वेश्चन, तो क्रैश कोर्स से क्विज कराऊँ, क्रैश कोर्स से जो क्वेश्चन पूछूँ, तब वहाँ पर अगर ना आए तो मुझे भी हर्ट होगा, फिर लगेगा यार इतना करने के बाद नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे होगा। 1 2 3 4 5 महीने की मेहनत है, इस बार इसको बुना दीजिए, ठीक है। उसको ये लगता है एग्जामिनर को आपकी कि पत्र लेखन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक आध क्वेश्चन और पूछ देता हूँ, क्योंकि उसने आपका जो एग्जामिनर है कल ही उसने मेरी वीडियो देखी है और उसने ये कहा कि यार इसने तो सब पढ़ा दिया इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब मैं कुछ और पूछता हूँ, तो मैंने वो भी देख लिया आज, ठीक है। देख लो, कौन से पत्र में प्रेषक को प्राप्तकर्ता दोनों के नाम होते हैं। कौन से पत्र में प्रेषक यानी भेजने वाला, ठीक है, प्लस प्राप्तकर्ता यानी जिसको प्राप्त हो रहा, दोनों के नाम होते हैं, दोनों के नाम होते हैं, ठीक है। तो इस ये जो पत्र होता है ये डेमी ऑफिशियल होता है, ठीक है, सेमी ऑफिशियल भी कह सकते हैं उसको, यानी जो डीओ लेटर होता है, अर्थात अर्ध सरकारी पत्र जिसको बोलते हैं आप लोग, उसमें है, ठीक है, अर्ध सरकारी। अर्ध सरकारी क्यों? क्योंकि जो भेजने वाला होता है उसका भी एड्रेस होता है उसमें, जो लास्ट में इस राइट साइड लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है वो भी उसमें किसका, प्राप्त करने वाले का भी होता है। सेकंड लिखो, किसी भी सरकारी पत्र का कच्चा लेख क्या कहलाता है। देखो, किसी भी सरकारी पत्र का कच्चा लेख, यानी जब तक वो साइन नहीं हो जाते, एक प्रकार की मतलब टेम्परेरी यानी अस्थाई है, जो उसको बोला जाता है क्या, मसौदा या प्रारूप। प्रारूप या मसौदा कहा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, और इसी को क्या बोला जाता है, आलेख भी बोला जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, आलेख बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, आपकी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो किसी भी सरकारी पत्र का कच्चा लेख, यानी जब तक वो परमानेंटली प्रॉपरली साइन होकर तैयार न हो जाए तब तक उसको प्रारूप, मसौदा और आलेख नाम से जाना जाता है। और प्रारूपण जो उसने सिलेबस में लिखा हो सकता है इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन उठा के पूछ दे। अगला क्वेश्चन लिखो, सरकारी पत्र कैसे होते हैं, औपचारिक होते हैं, ठीक है। सरकारी पत्र फॉर्मल लेटर होते हैं, ये नहीं कि अपने मन से जो है वो लिखे जा रहे हो, इसकी एक प्रॉपर लैंग्वेज होती है, शिष्टाचार होता है, सीमित भाषा में बोला जाता है, मतलब संबोधन दिया जाता है, तो औपचारिक लेटर का एग्जाम्पल है। अगला लिखो, कौन से पत्र में प्रेषक का नाम तो उल्लेखित होता है लेकिन प्रेषिती का नाम नहीं, यानी भेजने वाले का तो होता है लेकिन जिसको प्राप्त हो रहा है उसका नहीं होता, उसका सिर्फ पदनाम होता है। लिखो, कौन से पत्र में प्रेषक का नाम उल्लेखित होता है, प्रेषक का नाम उल्लेखित होता है लेकिन प्रेषिती का केवल पदनाम होता है, लेकिन
प्रेषिती का पदनाम होता है, अर्थात जो भेज रहा है उसका तो आप नेम भी होगा, ठीक है, लेकिन जो जिसको प्राप्त हो रहा है उसका पदनाम क्या है वो, ठीक है, उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी, सचिव जो भी है, तो ये होता है अर्ध सरकारी पत्र में, ठीक है, सॉरी ये होता है अपने आप में सरकारी पत्र में, सरकारी पत्र यानी जो गवर्नमेंट लेटर होता है उसके अंदर ये अपने आप में चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अगला लिखो, कौन से पत्र में प्राप्तकर्ता का नाम व पता पत्र के नीचे बाएं हाथ की ओर होता है। यही कल क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में पूछा, आधे लोगों की आत्मा वहीं पर ढेर हो गई है, मतलब आज वो फिर जागृत होंगे, फिर लगेगा कि हम किस दुनिया में जीत रहे। सोचिए इतना पढ़ाने के बाद आप लोगों के आंसर ऐसे, तो कंपटीशन कितना है। मैं तो यही मान के हमेशा चलता हूँ, आप लोग जितने भी छात्र पेपर में बैठते हैं आपको 2 से 3 हज़ार बच्चों में टॉप करना है, यानी आप उन 2 से 3 हज़ार बच्चों से फाइट कीजिए जो दौड़ में है, बाकी तो भीड़ है, ये सब जानते हैं, ठीक है, और मेहनत नहीं करोगे तो लाइफ टाइम भीड़ बन के ही रह जाओगे। अभी भी वक्त है, संभल जाइए, बहुत जल्द आपकी किस्मत पलट सकती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत करने की जरूरत है। तो अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, कौन से पत्र में प्राप्तकर्ता का नाम व पता पत्र के नीचे बाईं ओर होता है, ठीक है, कौन से पत्र में प्राप्तकर्ता का नाम ऑब्लिक पता पत्र के नीचे बॉटम में बाएं हाथ की ओर होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड पे की ओर होता है। ये होता है बच्चों अर्ध सरकारी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र में ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं, अर्ध सरकारी पत्र में होता है, ठीक है। अगला लिखो, जब किसी सरकारी पत्र को मुख्य प्राप्तकर्ता के अलावा अन्य को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजना होता है, यानी एक लेटर भेजा मैंने, सपोज जिला सचिव की ओर से, जैसे सपोज मैं एक सेक्रेटरी हूं या मैं एक जिलाधिकारी हूं, आप एक सचिव हैं, आप चीफ सेक्रेटरी हैं, आपने किसी जिलाधिकारी को भेजना है, तो मुख्य प्राप्तकर्ता के अलावा आप क्या करोगे, कई ऐसे पदाधिकारी गण होंगे, अधिकारी गण होंगे जिनको आप इंफॉर्मेशन के लिए भेजोगे उस पत्र को, उनको तो भेजा आपने जिलाधिकारी चमोली को, लेकिन बाद में कई लोगों को इंफॉर्मेशन के लिए भेजना होता है, यानी प्रतिलिपि भेजनी होती है, उसको बोलते हैं पृष्ठांकन, ठीक है, यानी एंडोर्समेंट। तो लिखो, जब किसी सरकारी पत्र को मुख्य प्राप्तकर्ता के अलावा, पूरा लिखना आप लोग, ठीक है, जब किसी सरकारी पत्र को मुख्य प्राप्तकर्ता के अलावा अन्य को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजना होता है, अन्य को सूचनार्थ यानी इंफॉर्मेशन प्लस आवश्यक नेसेसरी एक्शन, आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजना होता है, ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं, पृष्ठांकन, एंडोर्समेंट, पृष्ठांकन बोला जाता है उसको, ठीक है। तो पृष्ठांकन कब भेजा जाता है, एक अधिकारी को तो आपने मेन सूचना भेज दी जिसके संबंधित है, बाकी को आपने सूचना के लिए कि हम ये कर रहे हैं या उसके अपने आप पे नेसेसरी एक्शन के लिए जो भेजा उसको बोला जाता है पृष्ठांकन, यानी एंडोर्समेंट इसको बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है, विज्ञप्ति या अधिसूचना में प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, नोट करके लिखना, नोट लिखना, ठीक है, नोट, प्रेषक का उल्लेख नहीं, और जगह भी कई जगह है नहीं होता, लेकिन इसमें भी नहीं होता, ठीक है, ये सिलेबस में दिया है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, विज्ञप्ति ऑब्लिक अधिसूचना में, यानी नोटिफिकेशन में जो है प्रेषक यानी भेजने वाले का कोई भी उल्लेख नहीं होता है, ठीक है। अब आपका जहां तक मैं समझता हूं पत्र लेखन वाले पोर्शन, इसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, आपका पत्र लेखन वाला जो हिंदी के अंदर सिलेबस दिया है वो लगभग मान के चलिए परिभाषाओं से संबंधित क्वेश्चन आता है तो वो इतने से हो जाएगा। बाकी अगर किसी को लगता है कि कुछ चीज़ें और पढ़नी है तो UKSSC पत्र लेखन वाला एक फोल्डर कराया होगा मैंने मेन चैनल में, ठीक है, उसमें मैंने थोड़ा सा इसमें डेप्थ में पढ़ा रखा है, एक आध परिभाषाएं वगैरह और करा रखूंगी, UKSSC पत्र लेखन करके एक फोल्डर होगा, ठीक है, लोअर PCS हिंदी नहीं, UKSSC पत्र लेखन के नाम से कोई फोल्डर होगा, उसमें चेक कर लेना, ठीक है। अब उसको लगा कि यार कई बार ऐसा होता है हम लोग एक ही चीज़ की रट लगाए रहते हैं लेकिन मेन चीज़ नहीं आती है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ लिखो आभूषण, ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ लिखो आभूषण होता है, और इसमें याद रखना इसकी परिभाषा लिखनी है, जिन गुण धर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है उसको क्या कहा जाता है, जिन गुण धर्मों की ओर से काव्य की शोभा बढ़े, काव्य की शोभा क्या हो, इंक्रीज हो, बढ़े, उसको क्या कहा जाता है, अलंकार। अब ये मत समझना कि सर यहाँ पर अलंकार पढ़ा रहे हैं, आज सर सिर्फ क्या पढ़ाएंगे, जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद देख लेंगे मुख्य अलंकार उसकी कौन कौन से कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे एग्जाम में पकड़ना है, ठीक है। आज जो पढ़ा रहा हूँ वो देखना, उसको ये लगा इनसे ही पूछता हूँ कि अलंकार के भेद कितने हैं, आपको सबके एक एक नंबर आगे, 2 भेद सबको पता है, उसने कहा इनमें से कौन सा एक अलंकार का भेद नहीं है, आपने सबने डाटा था,
अलंकार व अर्थालंकार। ठीक है, एक एक नंबर सबके आगे, यहाँ पर भी अभी तक 2 भेद होते हैं। उसने कहा कि इनसे क्वेश्चन करता हूँ, इनमें से कौन सा एक शब्दालंकार का भाग नहीं है। इसमें से 90% लोग यहाँ से सही कर गए, यानी 90 तो सही कर गए, बाकी 10% यहाँ फेल हो गए। अभी तक ये क्वेश्चन आता सब कर देते, ये क्वेश्चन आता सब कर देते, लेकिन यहाँ पर 90% लोग पास हो जाते, 10% लोग यहाँ पर फेल हो जाते। तो आपको शब्दालंकार का एग्जाम्पल अगर पूछेगा, अनुप्रास, यमक और तीसरा क्या होता है, श्लेष। ये 3 जो अलंकार होते हैं ये अपने आप में शब्दालंकार के एग्जाम्पल हैं। पेपर में क्या पूछेगा, इनमें से कौन सा एक श्लेष मतलब शब्दालंकार का हिस्सा नहीं है, अनुप्रास, यमक और श्लेष, और ऑप्शन इसके साथ क्या डाल देगा, रूपक। इस प्रकार से कोई भी मतलब एक्टिविटीज करेगा। दूसरा, उसको ये लगा कि इनसे शब्दालंकार 90% तो यहाँ पास हो गए, 10% फेल हो गए। ऐसा करते हैं 50-50 रख देते हैं, यानी 50% यहाँ पास करवा देते हैं, इसमें 50 फेल करवा देते हैं। तो अर्थालंकार के जो मुख्य 5 प्रकार थे उसने वहां से क्वेश्चन उठा दिया। उसमें याद रखना, उपमा होता है पहला, उपमा अलंकार। सेकंड होता है रूपक अलंकार, ठीक है। तीसरा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा होता है अपने आप में अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। और लास्ट होता है मानवीकरण, मानवीकरण। अब उसने क्या किया, यहां इतना पूछ दिया, उसने कहा चलो भेद कितने होते हैं, 2, सब कराए एक एक नंबर। शब्दालंकार की कितने, कौन कौन सा शब्दालंकार नहीं है, तो इसमें वो 90% तो पास हो गए बच्चे, एक एक नंबर लाए। 10% पता नहीं किस धुन में जी रहे थे, वो फेल हो गए। उसके बाद उसने ये क्वेश्चन पूछा, उसने कहा कि अर्थालंकार का कौन सा हिस्सा नहीं है। उसने यहाँ पर भी किया, उसने कहा एक काम करता हूँ, ये आधे आधे पड़े हुए हैं, 50% को फेल करता हूँ, 50% को पास करता हूँ। लेकिन उसको क्या पता कि ये स्टडी विथ योगेश से पढ़ लेते, इतना करने के बाद 100% पास हो गए। यही तो फायदा है इस क्लास को पढ़ने का। मैंने क्यों आप लोगों से कहा है कि अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए, अपने ऊपर ईश्वर के पे भरोसा कीजिए, अपने गुरुजनों पे भरोसा कीजिए, अपने माता पिता पे भरोसा कीजिए। सब चीज़ें आपके पक्ष में आने लग जाएंगी, लेकिन समय लेती हैं। आप मेरे से किताब फ़ोन करके कहोगे सर उत्तराखंड पुलिस के लिए किताब बता दो कौन सी पढ़े, तो भी नहीं हो पाएगा बाबू ऐसे सिलेक्शन, ठीक है। और ये कहोगे सर उत्तराखंड पटवारी के लिए कौन सी किताब पढ़ूँ, कौन सी लेके आऊँ, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। ऐसे नहीं होता सिलेक्शन। आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आजकल आपको कॉन्सेप्ट समझ पे आधारित क्वेश्चन आने लग गए, चाहे कोई भी एग्जाम हो। देख लेना प्रीवियस ईयर पेपर, जब जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं, यूके ट्रिपल एस जब इतने स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछ दे रहा, तो और एग्जाम के तो क्या ही गए, ठीक है। यानी इससे इजी पेपर मुझे यूकेपीएससी के लगते हैं, जो डायरेक्टली और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। यूके ट्रिपल एस क्या पूछ दे, कहाँ से पूछो, कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेहनत कर ही रहे हो तो ढंग से कर लो, वरना लड़खड़ाते लड़खड़ाते पता नहीं कब तक लड़खड़ाते रहोगे, सिलेक्शन लेना ही दुर्बर हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा, मेहनत और कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब उसको लगा कि यार एक काम करते हैं, स्टडी विथ योगेश भी बहुत बन रहा था, हमने 100% इसने पास करवाए अगर अपने अलंकार से, हम एक काम करते हैं 5% को पास करवाते हैं। किसने, आयोग की ये रणनीति थी। अब आयोग ने कहा 5% कैसे पास करेंगे, हम एक काम करते हैं इस बार अलंकार की परिभाषाओं से क्वेश्चन पूछ देते हैं, यानी परिभाषा लिख देंगे, पूछ देंगे कि कौन सा अलंकार है। तो पहला लिखो वर्ण आवर्ती, वर्णों की आवर्ती, वर्ण आवर्ती। पहला क्या लिखोगे, वर्ण आवर्ती, अर्थात जहां पर किसी भी वर्ण की आवर्ती यानी रिपीटेशन होता है, बार बार एक ही वर्ण आता है, तो वहां पर जो अलंकार होता है अनुप्रास होता है, ठीक है। पूरा नहीं लिखना, इसीलिए मैंने कहा परिभाषा आप खुद समझ जाओगे। और यहाँ अलंकार कौन सा है ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे परिभाषा पढ़ा रहा हूँ। वर्ण की आवर्ती होती तो अनुप्रास, ठीक है। सेकंड लिखो, शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो। शब्द एक से अधिक बार परंतु अर्थ अलग, यानी कोई शब्द आ रहा होगा उसका एक से अधिक बार आएगा लेकिन उसका अर्थ मीनिंग अलग होगा, तो ऐसे केस में कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैं ये नहीं पढ़ा रहा आपको कि ये इसमें कौन सा अलंकार है, मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि क्वेश्चन ये आ गया जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए परंतु अर्थ अलग अलग हो, कौन सा अलंकार हो। जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, कौन सा अलंकार हो। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो वो पढ़ा रहा हूँ। तीसरा आपको लिखना है, शब्द एक बार उसके अनेक अर्थ हों। परंतु उसके अनेक अर्थ, उसके अनेक अर्थ। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूज होगा, ठीक है। अनेक अर्थ, तो ये होता है श्लेष अलंकार।
अब आप कहोगे सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें शब्द की पुनरावृत्ति होगी लेकिन जो शब्द होगा ना उसका अर्थ अलग होगा, मीनिंग ही अलग होगी। जैसे जैसे कहते नहीं था आपने, कनक कनक वाला सुना होगा, धतूरा भी होता है, गेहूं के लिए भी शायद वो कनक शब्द यूज होता है, एक आध चीज़ों के लिए और होगा, वो शब्द सेम है लेकिन उसका अर्थ अलग है। बट यहाँ पर जो शब्द आएगा वो रिपीटेशन तो होगा, रिपीटेशन होगा जरूर होगा, लेकिन उस शब्द का अर्थ जिसके परिप्रेक्ष्य में हम उस शब्द को यूज कर रहे हैं उस इंसान के लिए वो अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी उस इंसान के लिए या उस वस्तु के लिए उस शब्द की मीनिंग अलग हो जाएगी, चीज वही होगी, ऑब्जेक्ट सेम होगा, पानी हो तो पानी होगा, लेकिन वो पानी किसी के लिए कुछ अर्थ रखेगा, किसी के लिए कुछ अर्थ रखेगा, किसी के लिए कुछ अर्थ रखेगा। तो आप ये याद रखना, जैसे कहते हैं ना शर्म के मारे पानी हो गया, या तो इसका मतलब बेइज्जती जहां पर होती है तो बहुत पानी, अब वो पानी पीने वाला है तो पानी होने का मतलब उसके लिए वहां पर अर्थ पानी का क्या हो गया, इस तरीके से देखना है, चीज वही है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना। चौथी उसको डेफिनेशन लगी, इनसे पूछता हूँ, वस्तु और व्यक्ति की तुलना किसी अन्य अत्यंत मतलब प्रसिद्ध वस्तु और व्यक्ति से अगर हो, लो लिखो वस्तु ऑब्लिक व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध, किससे लिखोगे, वस्तु और व्यक्ति से हो, तो वस्तु ऑब्लिक व्यक्ति से हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है अपने आप में, उपमा अलंकार। यानी जहां पर आप किसी चीज की तुलना करते हैं, किसी अन्य चीज से तुलना करते हैं, तो वहां पर कौन सी अलंकार होता है, उपमा होता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना है, आप ये मत समझना कि सर यहाँ पर आपकी क्या पढ़ा रहे हैं, आपके अलंकार कौन सा है इसको छांटो। आपको सिर्फ जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आज की क्लास में हम ये मान रहे हैं कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा परिभाषा पे आधारित, तो तब आपका क्वेश्चन वहां पर गलत ना हो, इसीलिए मैं आपको ये इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अगला जो आपका आता है, इसमें उपमा के बाद जो आएगा उसमें क्या होगा, दो चीजें आती हैं। एक अगली डेफिनेशन लिखो, उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। तो अगर पेपर में एक सेंटेंस दे दे, एक कोई काव्य दे दे, उसमें कहेगा कि इसमें उपमेय छांटिए, इसमें उपमान छांटिए, तो देखो जिसकी तुलना की जाएगी, यानी जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाएगी, तुलना, तो वो क्या कहलाता है, उपमेय। यानी मैं कहूंगा सीमा का मुख चंद्रमा के समान है, किसकी तुलना की जा रही है, सीमा के मुख की तुलना। तो वहां पर उपमा कौन, उपमेय कौन हो गया, जिसकी तुलना की जा रही, किसकी तुलना की जा रही, मुख की तुलना की जा रही, किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। यानी जिससे तुलना की जाए उसको उपमान बोलते हैं, ठीक है। जिससे तुलना की जाए उसको क्या बोला जाएगा, उपमान बोला जाएगा। अब ये जब एग्जाम्पल समझाऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। अगली परिभाषा आपने लिखनी है कौन सी, 6th नंबर की, ये पूरा 5वां पॉइंट हो गया, ठीक है। छठा पॉइंट आपने लिखना है, उपमेय व उपमान का भेद रहित आरोप। यानी अभी इसको ऐसे ही लिख लो परिभाषा, उपमेय, क्वेश्चन आएगा जब उपमेय व उपमान का भेद रहित आरोप लगता है, यानी भेद रहित अपने आप में आरोप, इसमें कौन सा अलंकार होता है, रूपक। ये सब एग्जाम्पल से समझोगे, ठीक है। कल बताऊंगा अगली क्लास में, तब आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अब आप कहोगे सर ये इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है आप इन दोनों चीजों को भेद रहित, कोई प्रकार दोनों चीजों को एक समझने लग जाते हो, ठीक है। तब आपका क्या हो जाएगा, कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। कल की क्लास का वेट करो, यानी नेक्स्ट क्लास का। अगला लिखो, उपमेय में गुणधर्म की, ये तो छोड़ दो, उत्प्रेक्षा छोड़ दो, छठा 7वां लिखो आप लोग, ठीक है। आपका क्या लिखना है, अतिशयोक्ति। ये तो नहीं पढ़ानी, ये तो जरूरत नहीं है कि आपको मैं ये अतिशयोक्ति की परिभाषा बताऊं। अतिशयोक्ति खुद ही लिखो, जब किसी चीज की तुलना अत्यधिक, मतलब किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के कह दोगे, यानी जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अतिशयोक्ति तो पढ़ाने की जरूरत नहीं, कहते नहीं अतिशयोक्ति होगी, ये तो खुद ही परिभाषा कर लोगे पेपर में। और लास्ट आपको जो 8th परिभाषा लिखनी है, मानवीकरण लिखो, मानवीकरण की परिभाषा आपने लिखनी है, जब पदार्थ ऑब्लिक प्राकृतिक चीजों या प्राकृतिक चीजों पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है। जब पदार्थ ऑब्लिक प्राकृतिक चीजों पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, यानी प्रकृति से आप ये कहोगे जैसे कि वो मानव की जैसी एक्टिविटीज कर रहा है, तो आपको सिर्फ परिभाषा लिखनी है, जब पदार्थ ऑब्लिक प्राकृतिक चीजों पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है। फिर अगला देखिए,
तो समझ रहे हैं आप लोग भावनाओं को। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, आज आपकी जो क्लास है वो ये हिंदी की ऐसी क्लास है जिसमें परिभाषा पे आधारित अलंकार से क्वेश्चन क्रिएट किए गए। इतना अगर आप कर लोगे तो आपका ये अलंकार से परिभाषा गलत नहीं होने वाली, ठीक है। अब हम अलंकार कैसे छांटना पेपर में, तो बेसिकली 90% चांसेस रहेंगे इसमें अलंकार कौन सा पूछेगा, 10% चांसेस रहेंगे आज की क्लास से क्वेश्चन आए, तो 90% का जो रोल है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखना है, आर्थिक एजेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और ये आपकी 12th की इकोनॉमी आज कल खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम अगली चीज देखने, कल या परसों में 2-3 क्लास, मतलब इस वीक तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, पॉलिटी चल ही रही है, इकोनॉमी के तुरंत बाद हिस्ट्री शुरू करा देंगे, जो भी मॉडर्न हिस्ट्री न कराते हुए एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री पहले देखेंगे, ठीक है। आर्थिक एजेंट लिखो, जो आर्थिक निर्णय लें, जो आर्थिक निर्णय लें, जैसे इनमें से कौन सा एक आर्थिक एजेंट का हिस्सा है या नहीं। उपभोक्ता भी आर्थिक निर्णय लेता है क्योंकि वो ये तय करता है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उत्पादक भी ये आर्थिक एजेंट होता है क्योंकि वो ये तय करता है कि मुझे क्या उत्पादन करना है क्या नहीं करना है। इसके अलावा चाहे सरकार हो, क्या चीज़ों का उत्पादन करवाएं क्या नहीं, चाहे बैंक हो या कोई निगम हो, ठीक है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, आर्थिक एजेंट का हिस्सा कहलाते हैं। तो पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा, इनमें से आर्थिक एजेंट कौन से होते हैं, या 1 2 2 1 उपयुक्त सभी। तो आपको ये समझना है कि जो भी आर्थिक निर्णय लेते हैं उनको आर्थिक एजेंट कहा जाता है। अगला लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, द शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये किसकी है, जॉन मेनार्ड कीन्स की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जॉन मेनार्ड कीन्स की, जॉन मेनार्ड कीन्स की, ठीक है। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है और ये आपके सिलेबस में है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, किसकी बुक है, जॉन मेनार्ड कीन्स की, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, वैश्विक आर्थिक महामंदी कब हुई थी, बहुत फेमस है, वैश्विक आर्थिक महामंदी, मंदी पड़ती है ना, तो ये था 1929 से शुरू मानी जाती है, 1929-1930 से पेपर में आएगा तो 1929 करना, और वैश्विक आर्थिक महामंदी की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। अगला लिखो, समिष्ट अर्थशास्त्री तो छोड़ो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये किस अन्य नाम से जानी जाती है, बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कैपिटलिज्म जो होता है, ठीक है, पूंजीवाद तो बाजार अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला लिखो आप लोग, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में निवेश व्यय, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है, तो लिखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, निवेश व्यय यानी इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर का क्या अर्थ होता है, इसका लिखो, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु किया गया व्यय, यानी आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं उसके लिए जो व्यय होता है, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु व्यय, बढ़ाने हेतु व्यय। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आप उत्पादन की क्षमता बढ़ा रहे हो, अच्छी मशीनें लाओ, अच्छे मतलब औजार लाओ, अच्छी कल पुर्जे लेके आओ, ताकि जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़े, अच्छे बीज लेके आओ, जो भी है मतलब जहां भी जो आप कर रहे हो, ठीक है, जिस चीज़ का भी आपको प्रोडक्शन कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, समिष्ट अर्थशास्त्र के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं, ये आपके 12th की इकोनॉमी है, ठीक है, जो समिष्ट अर्थशास्त्र के अंदर आती है या समिष्ट अर्थशास्त्र का हिस्सा है, तो ये कौन कौन से इसमें सब सम्मिलित होते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। देखो माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी सुनी होगी ना आपने, देखो समिष्ट अर्थशास्त्र, इसके क्षेत्रक कह रहा हूं मैं, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र इसके अंदर आते हैं समिष्ट अर्थशास्त्र के क्षेत्रक। तो लिखो, परिवार, कोई फर्म, कोई सरकार या बाह्य क्षेत्र, कोई परिवार की इकोनॉमी चला रहा है वो भी आएगा, कोई फर्म आ रहा ये भी आएगा, कोई सरकार आ रही है ये भी आएगा, कोई बाह्य क्षेत्र आ रहा है, बाह्य क्षेत्र एफडीआई वगैरह भी आता है ना, इस प्रकार से, ठीक है, ये सब के सब क्या आता है समिष्ट अर्थशास्त्र का हिस्सा है। नेक्स्ट लिखो, बाह्य व्यापार के अंदर कौन कौन सी चीजों को आप सम्मिलित करोगे, बाह्य व्यापार, इसमें क्या क्या होता है, आयात हो सकता है, इंपोर्ट, निर्यात हो सकता है, एक्सपोर्ट, और तीसरा क्या हो सकता है, पूंजी का फ्लो हो सकता है, यानी पूंजी प्रवाह, कैपिटल का फ्लो हो सकता है, ठीक है, पूंजी प्रवाह, पैसा, एफडीआई वगैरह आता है ना, ये सब किसके अंदर आएगा, बाह्य व्यापार का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, पूंजीवादी फर्म की क्या क्या विशेषताएं होती है, यानी कोई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वहाँ पे पूंजीवादी जैसे रिलायंस ने लगा दिया या किसी ने लगा दिया, उसकी विशेषताएं लिखनी है, पूंजीवादी फर्म की
विशेषताएं। ध्यान रखना, पूंजीवादी और समाजवादी दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में कसमें क्या, इसमें क्या होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पहला बाजार हेतु उत्पादन किया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि किसको कितनी जरूरत है, लेकिन मार्केट में क्या डिमांड है उसका, ठीक है। अगर मार्केट कह रहा है कि बाजार के हिसाब से उत्पादन लिखो या बाजार हेतु उत्पादन। मार्केट में अगर आपका कार चाहिए तो कार की उत्पादन किया जाएगा, न कि आपका गेहूं चावल का, ठीक है। मार्केट में जो डिमांड है। दूसरा, इसमें उत्पादन के कारक पर निजी स्वामित्व होता है, यानी जो उत्पादन के फैक्टर होते हैं, प्रोडक्शन के फैक्टर, चाहे मशीनें हो कुछ भी हो, उस पर निजी स्वामित्व यानी प्राइवेट होगा। उत्पादन के कारक पर निजी स्वामित्व होगा, यानी प्राइवेट क्या होगा, अपने आप में स्वामित्व यानी ऑनर जो होगा, ठीक है। स्वामित्व यानी उनका हक होगा इसमें। तीसरा, पूंजी का निरंतर संचय होता है, यानी पैसा इकट्ठा होते रहता है, इसमें जो संसाधन होते हैं, निरंतर संचय। पूंजी का क्या होगा, निरंतर संचय होगा, ये भी ध्यान में रखना है। अगला लिखना है आपको श्रमिक की मजदूरी दर। ये किस प्रकार से आप इसको परिभाषित करोगे, तो श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पे होता है, ठीक है। श्रम का क्रय विक्रय, देखो श्रमिक की मजदूरी दर, इसको क्या 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 लिखोगे, इसको, इसकी परिभाषा श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर होता है उसको क्या बोला जाता है, श्रमिक की मजदूरी दर। तो श्रम का, लेबर का जो क्रय विक्रय होता है उसी को क्या बोला जाता है, अपने आप में जिस दर पर लिख दो, ठीक है। श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर होता है उसी को क्या बोला जाता है, श्रमिक की मजदूरी दर बोला जाता है। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की। पूरा बुक का नाम और है लेकिन मैं शॉर्ट लिखा रहा हूँ, यानी राष्ट्र की संपत्ति, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द वेल्थ ऑफ नेशन, ये किसकी है, एडम स्मिथ की, ठीक है। एडम स्मिथ की ये प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला लिखो आप लोग, मूल्य ह्रास डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैसे इसको परिभाषित करोगे। मूल्य ह्रास ब्रैकेट में लिख लो डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास, ठीक है। डेप्रिसिएशन लिख लेना इसको, इंग्लिश वाले बच्चे, मूल्य ह्रास डेप्रिसिएशन, इसको कैसे परिभाषित करोगे। देखो परिभाषा तो एग्जाम में किताब की लैंग्वेज ही आएगी। पहले समझो डेप्रिसिएशन क्या होता है। जैसे आपने कोई मशीन ली, ठीक है, जैसे मैंने एक कैमरा लिया जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब ये एक प्रकार की मशीन, ये औजार ही है जिससे मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। अब जैसे मैंने इसको 50,000 रुपये का लिया था, मतलब 50,000 के समथिंग का था, तो ये 50,000 रुपये का कैमरा लिया था मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए। अब ये आज जब लिया था तब से आज तक इसमें क्या हो रही होगी, घिसावट हो रही होगी। भले ही वर्किंग कर रहा है लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, घट जाएगी। तो जब मैं आपको इसको सेल करूं तो मैं 50,000 का नहीं बेच पाऊंगा, मैं 40,000 का बेचूंगा, भले ही अच्छी कंडीशन में हो। क्यों, क्योंकि ये 10,000 रुपये का जो इसमें हुआ है मूल्य का ह्रास हुआ है, यानी मशीन की घिसावट। यानी मूल्य ह्रास का मतलब होता है जब किसी चीज़ की घिसावट होती है तो उसमें जो रेट हम लोग कम कर देते हैं वही मूल्य ह्रास है। लेकिन पेपर में तो आपको परिभाषा किताब के अकॉर्डिंग पूछेगा, तो लिखो सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप को, सकल क्या लिखोगे, सकल निवेश के मूल्य, सकल अभी बताता हूं, ठीक है। निवेश के मूल्य, सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप, मूल्य से किया गया लोप, किया गया लोप, ठीक है। इसका क्या मतलब है, लोप मतलब आपने इसको कम कर दिया है। सकल, सपोज मैंने 50K का कैमरा लिया, यानी मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट जो था, ग्रॉस जो मेरा इन्वेस्टमेंट था, सकल निवेश 50K था। अब उसमें क्या हो गया कि मूल्य से किया गया लोप, यानी अगर मैं इसमें 10,000 रुपये कम कर दूं 10K, तो ये जो 10K है इसी को क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। और ये क्यों बोला गया डेप्रिसिएशन, कि ये क्या हो रहा है, अपने आप में एक प्रकार की घिसावट हो रही है, ठीक है। अगला लिखना है आपको जो 3-4 परिभाषाएं लिखनी है आपको। एक लिखो आप लोग जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा लिखो, ये मैंने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। दूसरा आपने जीएनपी की परिभाषा लिखनी है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तीसरा आपको एनएनपी की परिभाषा लिखनी है, एनएनपी यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये 3 की 3 परिभाषा आनी थी। पहला लिखो सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी की परिभाषा लिखो, किसी राष्ट्र के अंदर एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का बाजार मूल्य। क्या लिखना है, किसी राष्ट्र के भीतर, यानी किसी राष्ट्र के भीतर एक निश्चित समय सीमा या एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य जो है उसका जीडीपी कहलाता है। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि उसका उत्पादन किसने किया है, क्या देसी लोगों ने किया है या विदेशी, आपकी बाउंड्री के अंदर हो रहा है तो उसका जो लास्ट प्राइस होगा एक वित्तीय वर्ष में जितना भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसको उसका सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है, जीडीपी। इसके बाद दूसरा आता है, एक परिभाषा आती है एनएनपी, जो मैंने लिखा है ना, एनएनपी को कैसे परिभाषित करो, पेपर में पूछता है बहुत बार, लिखो
निवल राष्ट्रीय आय, इसको हिंदी में लिख देना, हिंदी वाले बच्चे, ठीक है। निवल राष्ट्रीय यानी शुद्ध जिसको बोलते हैं उत्पाद, यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, इसको कैसे परिभाषित करोगे? जीडीपी को तो कर दिया आपने परिभाषित, यानी एक वित्तीय वर्ष में एक देश की सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य। अब एनएनपी की परिभाषा पूछ दी उसने। ये क्या होता है बच्चों एनएनपी? ध्यान रखना, जब आपकी जो जीडीपी निकालते हो आप, ये जीडीपी के बाद एक और टर्मिनोलॉजी आती है, उसको बोलते हैं जीएनपी, ये बोला जाता है उसको, ये जीएनपी, ये जीडीपी के बाद क्या आता है? जीएनपी। अब आपने जब तक जीएनपी नहीं समझोगे तब तक आप एनएनपी नहीं निकाल पाओगे। तो एनएनपी के लिए पहले तो परिभाषा लिख दो, ये परिभाषा ऐसी ही आती है पेपर में, ठीक है। इसको लिखो जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, और ये जीएनपी को हिंदी में लिख लो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस है, ये निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, ये सकल राष्ट्रीय। तो जीएनपी में से जब आप मूल्य ह्रास को माइनस कर दोगे तब आपका एनएनपी आएगा। अब आपने जीडीपी की परिभाषा आपको समझ आ गई, आप एनएनपी आपको पता चल गया कि वन एग्जाम में आएगा तो मैं कर लूंगा। लेकिन जीएनपी क्या है? जीएनपी में क्या होता है देखो, अब जैसे जीडीपी बताया मैंने, हमारे देश की सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य। लेकिन जीएनपी में क्या होगा? विदेशों में, जैसे हमारे लोग विदेशों में होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल कुछ कमा रहे होंगे, और विदेशों के लोग हमारे देश के अंदर होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, कुछ कमा रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे? हम टोटल जीडीपी देखेंगे, उसमें हम क्या करेंगे? जो विदेशों में हमारे लोगों ने कमाया है उसको हम अपनी जीडीपी में जोड़ देंगे, और हमारे देश की जीडीपी में जो विदेशी लोगों द्वारा कमाया गया हमारी सीमा के अंदर उसको हटा देंगे। तो इससे जो वैल्यू आएगी उसी को क्या बोलते हैं? जीएनपी बोलते हैं, ठीक है। तो अब जब इतना लिख ही दिया तो जीएनपी भी लिख दो। जीएनपी क्या होगा? जीडीपी तो होगा ही होगा। जीडीपी में आप क्या करोगे? विदेशों में भारतीयों द्वारा कमाई गई आय माइनस भारत में विदेशियों द्वारा कमाई गई मतलब वस्तु और सेवाओं का मूल्य, ठीक है। तो लिखो जीडीपी माइनस कर दो इसको जीडीपी प्लस करोगे, जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, विदेशों से प्राप्त प्लस करके विदेशों से प्राप्त निवल यानी नेट, कारक माने फैक्टर, आय मतलब इनकम, ठीक है। ये होता है जीएनपी की परिभाषा। अब आप कहोगे सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। देखो मैं कुछ नहीं करना है, एक जीडीपी की परिभाषा आपको पता चल गई, एक जीएनपी मैं अभी बता रहा हूँ ये वाला, और एक एनएनपी आपको पता चल जाना चाहिए, और मूल्य ह्रास डेप्रिसिएशन। ये अब ये यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है, ये जो मैंने प्लस करके ये लिखा है ना, इसको अगर आप तोड़ोगे इसके ब्रैकेट में लिख लो, इस वाले के ब्रैकेट में लिख लो, ये जो विदेशों वाला है ना इसके नीचे लिख लो ताकि आप समझ जाओगे। इसके ब्रैकेट में लिखो विदेशों में भारतीयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का मूल्य माइनस देश में विदेशियों द्वारा कमाई गई वस्तुओं सेवाओं का मूल्य। उसकी कुछ वैल्यू आएगी ना, जैसे भारतीयों ने विदेशों में सपोज 100 रुपये का अपने आप में वस्तुओं सेवाओं का मूल्य कमाया है दूसरे देश में, और दूसरे देश के लोगों द्वारा भारत में 90 रुपये का कराया, तो 100 और 90 का गैप कितना आ गया? 10 रुपया। तो भारत की जीडीपी में 10 रुपया ऐड हो जाएगा और विदेशियों वाला को हटा देंगे। तो इसके ब्रैकेट में लिखना है विदेशों में भारतीयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का मूल्य माइनस देश में उत्पादित विदेशियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का मूल्य, ये समझ जाओगे, ठीक है। इसके बाद जो आपकी अगली आता है, अगली चीज आती है वो आता है आधार वर्ष किसको कहते हैं। कभी कभी जो बेस ईयर होता है ना, जैसे जिस पे जीडीपी वगैरह की आप कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा ये जो क्लास है ये इकोनॉमी बेस्ड इसलिए हो रही है ताकि मैं सोच रहा हूँ कि इस हफ्ते किसी भी केस में इकोनॉमी कंप्लीट कर दिया जाए। यानी आज 11वीं क्लास है, 15 क्लास से पहले अगर आप 14 क्लास में अगर इकोनॉमी खत्म हो जाएगी तो हम नए सब्जेक्ट को देख लेंगे, ठीक है। बेस ईयर देखो आधार वर्ष, तो आधार वर्ष की परिभाषा लिखो, वह वर्ष जिसकी कीमत का प्रयोग कर वास्तविक जीडीपी की गणना की जाती है। वह वर्ष जिसकी कीमत का प्रयोग करके, वह वर्ष जिसकी कीमत का प्रयोग कर वास्तविक जीडीपी की गणना होती है। वास्तविक जीडीपी की गणना होती है, इसको बोला जाता है आधार वर्ष। और इसके बाद देखो अप्रत्यक्ष कर का प्रभाव किस पर पड़ता है। अप्रत्यक्ष कर यानी अप्रत्यक्ष कर सीधे सीधे किसको करेगा? वस्तु और सेवा पर आरोपित किए जाते हैं। व्यक्ति पर न करके वस्तु प्लस सेवा के ऊपर लगाया जाएगा, ठीक है। सेवा पर आरोपित होते हैं यानी किसी इंसान पे न लगा के उस प्रोडक्ट पे लगाएंगे ताकि सीधे सीधे इसका अप्रत्यक्ष कर उपभोक्ता को परेशान करेगा, ठीक है। उपभोक्ता परेशान हो जाता है इससे, अप्रत्यक्ष कर से। इसके बाद लिखना है आपको जीडीपी व जीएनपी में अंतर किस चीज का होता है। जो मैंने अभी बताया ना, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद प्लस जीएनपी में अंतर, ये किस चीज का अंतर है इसमें? ये वही है, विदेशी वाली आय है। इसमें लिखो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का, यानी विदेशों से प्राप्त आय का ही इसमें अंतर होता है, ठीक है। लिखो विदेशों से प्राप्त
शुद्ध आय का इसमें अंतर होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं विदेशों से प्राप्त आय को और देश में प्राप्त विदेशी द्वारा आय के उसका डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है आपका संविधान औपचारिक रूप से कब लागू हुआ, पॉलिटी में पहुंच गया मैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, संविधान औपचारिक रूप से लागू 26 जनवरी 1950। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, जो डेट लिखी है प्रस्तावना में, संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, 24 नवंबर 1900, मतलब जो अपने आप में 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में कौन सी डेट उल्लिखित है, इसके ब्रैकेट में लिखो प्रस्तावना में उल्लिखित, प्रस्तावना में कौन सी डेट उल्लिखित की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है। अगर आपको संविधान में संशोधन करना होगा कौन से आर्टिकल के तहत करोगे, आर्टिकल 368 ब्रैकेट में लिखो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, संविधान संशोधन कौन कर सकता है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है, केवल संसद, ध्यान रखना। ठीक है, केवल संसद लिखना, उसमें कोई क्वेश्चन ही ऐसे आता है, केवल संसद, केवल संसद, संविधान संशोधन कौन कर सकता है, केवल संसद, संविधान में संशोधन कौन करेगा, केवल पार्लियामेंट करेगी। ठीक है, केवल संसद करेगी, ये ध्यान रखना। और जो संविधान संशोधन होता है इस पर पुनर्विचार नहीं करेगा, एक तो लिखो राष्ट्रपति पुनर्विचार नहीं करता है, इसमें राष्ट्रपति पुनर्विचार नहीं करेगा, भेज दिया तो साइन करने होंगे। दूसरा आपने लिखना है, इसके लिए दोनों सदनों का विशेष बहुमत चाहिए, यानी 2/3 दोनों सदनों का विशेष बहुमत चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, विशेष बहुमत यानी 2/3 मेजॉरिटी। तीसरा, इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, जॉइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन, वरना तो संविधान संशोधन करने के लिए ये दोनों सदन को बैठा देते हैं। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल नंबर 108। और अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर लिख जाए, LSS। ठीक है, तो आपने लिखना है संयुक्त अधिवेशन इसमें नहीं होगा संविधान संशोधन विधेयक में। वैसे संयुक्त अधिवेशन ब्रैकेट में लिख लो किस आर्टिकल के तहत, 108, और अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर। अगला लिखना है आपको, ये एक लिखना है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ये कब लागू हुआ था, 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब आया था, 1976 में आया था। इसमें 2-3 पॉइंट लिखने हैं आपको। इसमें भाग 4 का क जोड़ा गया था, इसमें अगर कभी पूछेगा भाग 4 का क या 4 का ए कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और इसके तहत क्या जोड़े गए, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, 51 के ए में, 51 के ए में, इसी के ब्रैकेट में लिख दो 51 का ए। एक तो ये जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति लिखो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे क्या जोड़ा गया था, अपने आप में मूल कर्तव्य। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या हुआ था, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, ऊपर लिख दिया मैंने। ठीक है, प्रस्तावना में लिखो, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। मोस्ट इंपोर्टेंट, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये क्या जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। इसके अलावा राज्य सूची के 5 विषय को समवर्ती सूची में डाला गया था। तीसरा पॉइंट लिख देना, राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में डाले गए थे। समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों कानून आते हैं। ठीक है, और राज्य सूची में केवल राज्य। और ये विषय थे शिक्षा और वन, ये तो ध्यान रखना ही रखना है, बाकी नहीं भी रखोगे तो नाप तो लिख लो एक। अगला लिखो वजन और माप, मतलब वजन और माप, तीसरा जोड़ा गया था वजन और माप। चौथा लिखो वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, चौथा पॉइंट इसी में। ठीक है, तो 5 चीजें जोड़ी गई थी। और अंतिम लिखो न्याय प्रशासन, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन, शिक्षा और वन, और नाप और वजन और नाप तोड़। ठीक है, और लास्ट के 2 क्वेश्चन लिखने आपको, दल बदल विरोधी कानून के लिए कौन सा संविधान संशोधन आया था, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 लिखो, दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून है। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन इसके बाद लिखना है वो देख लीजिए। बदल विरोधी कानून अगर कभी पूछता है तो 52वां संविधान संशोधन 1985 का संबंध बता देना दल बदल विरोधी कानून से है। और इसके तहत एक अनुसूची भी जोड़ी गई थी। और एक संविधान संशोधन लिखो 73वां व 74वां, ये 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखो,
पंचायतों से, और 74वां लिखो नगर पालिकाओं से, ठीक है, नगर प्रशासन से। 2 संविधान संशोधन और लिख लो। एक 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखो, ये किससे था? पंचायती राज से संबंधित है। और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ 74th यानी 74वां संविधान संशोधन लिखो, नगर प्रशासन, नगर पालिकाओं से यानी नगर प्रशासन से, ब्रैकेट में नगर प्रशासन जो भी लिखते हो, ठीक है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इन चीज़ों से संबंधित था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल। और लास्ट क्वेश्चन लिखो, श्री वेंकट चलैया आयोग का संबंध किसे है? श्री वेंकट चलैया, बहुत विवाद हुआ था इस कमीशन में, ठीक है। श्री वेंकट चलैया आयोग का संबंध लिख लीजिए आप लोग। संविधान की समीक्षा के लिए बनाया था ये, यानी अपने आप में संविधान की समीक्षा करनी थी, और क्या इसमें इसने सिफारिश दी थी, ठीक है, संविधान समीक्षा हेतु था। और ये कब बना था? वर्ष 2000 में। ये बहुत विवादित था, ठीक है, और इसने रिपोर्ट दी थी अपने आप में, रिपोर्ट दी थी 2002 में, ठीक है। ये था आपका। अब उदास मत हो जाना कि सर ने आज उत्तराखंड की क्लास नहीं कराई या उत्तराखंड के क्वेश्चन नहीं कराए, वो तो होता रहेगा। एक बार देखिए, जैसे आप लोगों ने उत्तराखंड इतनी पढ़ी ही है, आज से तो पढ़ नहीं रहे उत्तराखंड हम लोग खुद ही कवर कर लेंगे एक बार। जैसे इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी जैसे थोड़ा लेंदी चीज़ें होती हैं, थोड़ा समझाना होता है, जैसे उत्तराखंड की क्लास को हम भगा देंगे, यानी सॉरी इकोनॉमी की क्लास खत्म कर देंगे, यहाँ पॉलिटी खत्म हो जाएगी, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में हाथ डालेंगे, उत्तराखंड की क्लासेस नंबर बढ़ा देंगे। हिंदी क्लास अब धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि पहले के 11 दिन हमने हिंदी को ज़्यादा टाइम दे दिया। अब हिंदी के जो क्लास का जैसे स्टार्टिंग का ड्यूरेशन 15, 16, 17 मिनट आ रहा था, हिंदी का 6, 7, 8 मिनट आ जाएगा। उत्तराखंड का जो है वो 10, 12 मिनट पहुँच जाएगा। जीएस का 15, 16, 17 मिनट चला जाएगा। साथ ही साथ जैसे ही 25, 30, 35 क्लास हो जाएंगे, कंप्यूटर के पोर्शन भी आ जाएंगे। अभी सिर्फ 11 दिन हुए हैं। इस तरीके से पढ़ोगे तो 90 डेज में कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।